हाँ जी, अब कॉस्ट शीट की शुरुआत करते हैं। कॉस्ट शीट के रिवीजन के पहले मैं आपको बता दूं कि कॉस्ट शीट सिलेबस में कई जगह कवर्ड है। इट इज जस्ट नॉट कवर्ड इन द नेम ऑफ कॉस्ट शीट, इट इज कवर्ड इन द नेम ऑफ बैच कॉस्टिंग, इट इज कवर्ड इन द नेम ऑफ जॉब कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग। हर जगह कॉस्ट शीट की झलक आपको दिखती रहती है। तो ऐसे में कॉस्ट शीट का कहां कहां रिफ्लेक्शन आता है ये कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर कॉस्ट शीट के कॉन्क्रीट कॉस्ट शीट नाम से ही हम देखें तो क्वेश्चंस आते हैं अपने एक पर्टिकुलर ग्रुप में, और इसकी अकरेंस काफी ज्यादा है। लगभग ऐसा मैंने देखा है कि 6 टर्म्स में से 3 टर्म्स में ये कॉस्ट शीट पे क्वेश्चंस डायरेक्टली आपको पूछे गए हैं। और जब ये कॉस्ट शीट पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो ध्यान रखिएगा 50% इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है। तो ऐसे में कॉस्ट शीट अपने आप में एक चैप्टर है जो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ज्यादा इसमें कोई मेहनत इन्वॉल्व नहीं है। ऑल यू नीड टू रिमेंबर इज द एंटायर फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। एंड अगर आपको फॉर्मेट ठीक ठाक मालूम है तो पास्ट टर्म में आए हुए सवालों को एक बार वापस रिव्यू करने से मेरे को लगता है आपका कॉस्ट शीट का काम हो जाएगा। वैसे कॉस्ट शीट फाउंडेशन लेवल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे ये इकलौती ही प्रैक्टिकल एरिया है जिस पे क्वेश्चंस आते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इंटरमीडिएट लेवल पे कॉस्ट शीट ठीक ठाक इंपॉर्टेंट तो है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। कॉस्ट शीट का सबसे पहले हम लोग को देखना चाहिए फॉर्मेट। अब इस पूरे फॉर्मेट में अगर आप देखेंगे तो हम लोग की स्टार्टिंग कैसे होती है। स्टार्टिंग होती है रॉ मटेरियल कंज्यूम से। रॉ मटेरियल कंज्यूम में हम ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक लेते हैं। अब इसको और एक्सटेंडेड फॉर्म में और तरह से समझ सकते हैं। जैसे अगर कैरेज इनवर्ड होगा तो इसी में आ जाएगा। अगर कल को कोई स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल होगा तो माइनस भी होगा इसमें से। तो देखा जाए तो इस फॉर्मूले को और एक्सपैंड किया जा सकता है। दिस फॉर्मूला कैन बी मेड ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस कैरेज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल। बट ठीक है, आमतौर पे इतना कुछ ना आए, इसी की हम उम्मीद करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मूले से हमारा काम हो जाएगा। इसके अलावा हम डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को इसमें ऐड करेंगे। जब हम सारे डायरेक्ट आइटम्स को ऐड कर चुके होंगे तब जाकर के आएगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस इन योर बिजनेस। इसके बाद हम इसमें वर्क्स या फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स जो भी आप कहें वो हम ऐड करने वाले हैं। ऐड करने के बाद आएगा ग्रॉस वर्क्स या फैक्ट्री कॉस्ट। ये ग्रॉस में ओपनिंग डब्ल्यूआईपी और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का ट्रीटमेंट होगा। ओपनिंग विल बी एडेड, क्लोजिंग विल बी डिडक्टेड। एंड जब हम ये काम करेंगे तो फिर जाकर के आ जाएगा नेट वर्क्स कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट। आप इसके आगे नेट वर्ड नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। वर्क्स या फैक्ट्री कॉस्ट इसके दो नाम है, याद रखिएगा। इसके बाद में 5 स्पेशल आइटम्स हैं जो यहां पे आते हैं और उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आते हैं। ये पांचों स्पेशल आइटम क्या है? इसमें पहला है क्वालिटी कंट्रोल, दूसरा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फिर है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन। इसके ऊपर एक बात कहना चाहता हूं, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एग्जाम में सिर्फ ऐसे ही आ जाए, लिखा हुआ ना आए कि ये रिलेटेड टू प्रोडक्शन है या नहीं, तब क्या करें? तब इसको रिलेटेड टू प्रोडक्शन ही माने। ठीक है, सो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जब भी लिखे हुए आए या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स लिखे हुए आए, आप उसे रिलेटेड टू प्रोडक्शन मान करके इधर ऐड करें वर्क्स कॉस्ट के जस्ट बाद बाकी प्राइमरी पैकेजिंग और स्क्रैप ड्यूरिंग रॉ मटेरियल ड्यूरिंग प्रोडक्शन जो होगा वो यहां पे आप माइनस करेंगे। अब मैं यहां लिखा रहा हूं स्क्रैप ड्यूरिंग प्रोडक्शन, ना कि स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल। स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल आने से वो रॉ मटेरियल पर कंज्यूम्ड में ही एडजस्टमेंट होता है, पर अगर स्क्रैप ड्यूरिंग प्रोडक्शन है तो वो यहां पे आएगा। इन पांचों आइटम्स को एडजस्ट करने के बाद इसमें ध्यान रखिए एक आइटम माइनस का भी है। करने के बाद में आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद में ओपनिंग एफजी ऐड, क्लोजिंग एफजी लेस आता है सीओजीएस। सीओजीएस के बाद में हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस या फिर ओवरहेड्स जो जनरल नेचर के होते हैं वो लेते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स लेते हैं, तब जाकर के आता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। एंड आखिरकार कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्रॉफिट ऐड करके आ जाता है सेल्स। तो ये है इसका पूरा स्ट्रक्चर कॉस्ट शीट का, और बहुत आसान है। हम फाउंडेशन लेवल से सीखते हुए आ रहे हैं। जिन्होंने बोले भैया फाउंडेशन नहीं किया, हम लोग तो डायरेक्ट रूट वाले, डायरेक्ट रूट वालों के लिए भी ये आपने कॉस्ट शीट पहले पढ़ा हुआ है बीकॉम वगैरह के एग्जाम्स में। तो है बहुत बेसिक एक फॉर्मेट, और इसी के इर्द गिर्द 3 बार इंस्टीट्यूट ने सवाल पूछे हैं। तो वो सवाल क्या है, आइए जानकारी हासिल करते हैं। अच्छा, उससे पहले यहाँ पे 2-3 बातें और है, छोटे मोटे नोट्स हैं। जैसे कि यहाँ पे पर यूनिट जब आप कैलकुलेट करेंगे, आप देख सकते हैं पर यूनिट का ना यहाँ पे एक कॉलम बना हुआ है। तो पर यूनिट का जब आप कॉलम का कैलकुलेशन करेंगे तो हर आइटम का पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक आप टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस से डिवाइड कर करके करेंगे, और उसके बाद के जो कॉस्ट पर यूनिट है उनको कैलकुलेट करने के लिए डिवाइड करेंगे क्वांटिटी सोल्ड से। सो दोनों में डिफरेंस है, एक जगह क्वांटिटी प्रोड्यूस लेंगे और एक जगह क्वांटिटी सोल्ड लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना है। क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन के लिए हम फीफो में एक अलग मेथड यूज करते हैं, लीफो में एक अलग स्टाइल यूज करते हैं, एवरेज में एक अलग स्टाइल यूज करते हैं। तो इन तीनों का आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। फीफो के केस में हम लोग जो क्लोजिंग क्वांटिटी होती है उसको बस सीओपी पर यूनिट पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर आ जाता है।
लीफो में बहुत कुछ डिपेंड करता है इस बात पे कि क्या लीफो की क्वांटिटी फीफो की क्वांटिटी से ज्यादा है। अगर आपकी क्लोजिंग स्टॉक आपकी ओपनिंग स्टॉक से ज्यादा है तो सीओपी पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे एंड उसके बाद में उसमें हम ओपनिंग एफजी को भी ऐड कर देंगे। क्लियर? ये तब होता है जब आपका क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन ओपनिंग स्टॉक। क्लियर? अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से कम होगा तब क्या होगा? तब कुछ नहीं, तब आपको सिर्फ ओपनिंग एफजी लेना है और ओपनिंग एफजी इनटू ओपनिंग स्टॉक, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक बाय ओपनिंग स्टॉक करना होगा। ये सारे डिटेल्स यहां पे मैंने नहीं लिख रखे हैं बिकॉज इट मेक्स लेसर सेंस टू बी डिस्कसिंग ऑल ऑफ दैट, लेकिन हाँ वो सब काम हम करते हैं क्लास में, ये सब सीखा हुआ है। इसके अलावा एवरेज कॉस्ट मेथड में हम फॉर्मूला लगाते हैं ओपनिंग एफजी प्लस सीओपी, करेक्ट, डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी प्लस क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इनटू क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी। तो यहां पे जो फॉर्मूला हो गया ये हो गया ओपनिंग एफजी प्लस सीओपी डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्टॉक प्लस क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इनटू क्लोजिंग स्टॉक। जब हम ये काम करेंगे तो इस हिसाब से हमारा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन आ रहा होगा। हालांकि अच्छी बात यह है कि इंस्टीट्यूट ने अभी तक जो तीनों बार सवाल पूछे, तीनों बार क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन को लेकर के कुछ समस्या नहीं थी, लेकिन आगे ये आएगा नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये आ भी सकता है, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन से रिलेटेड सवाल हमने क्लास में किए हुए हैं, जरूर से उनको रिव्यू करें। अभी हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये सीएमए इंटरमीडिएट के जून 2018 में 8 मार्क्स के लिए पूछा गया था। सवाल बहुत अच्छा है क्योंकि ये सवाल अपसाइड डाउन बनेगा, यानी कि आपको यहां पे जो डायरेक्ट मटेरियल है वो दिया हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड निकालने का तरीका है। फैक्ट्री ओवरहेड विल बी 16,000 ईयर। कैसे आया? बहुत आसान, 20,000 डिवाइडेड बाई 125%। तो फैक्ट्री ओवरहेड भी दिया है। बाद बाकी आपको रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड सबका ओपनिंग और क्लोजिंग दिया है, गुड थिंग। सेलिंग एक्सपेंस दिया है, ऑफिस एक्सपेंस दिया है, सेल्स दे दिया है। ये भी बोला है कि कंपनी जो प्रॉफिट कमाता है वो 25% ऑन कॉस्ट है, तो अच्छी बात है। यानी कि कॉस्ट प्लस 25% अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा 1,25,000 जो कि सेल है। देयरफॉर कॉस्ट विल बी इक्वल टू 1,25,000 डिवाइडेड बाय 125% विच इज इक्वल टू 1 लाख। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो 1 लाख आ जाएगा। लेकिन इसी तरह हमें बाद बाकी सारे आइटम्स भी ना पता करने पड़ेंगे। तो ये सब आइटम्स पता कैसे होंगे, उसके लिए एक बार मैं भी क्वेश्चन खोल लेता हूं अपने पास में, क्योंकि मैं अपनी स्क्रीन स्किप करूंगा एंड आई विल गो इनटू माय रफ कॉपी। तो तब तक के लिए आप लोग इस सवाल को ढंग से ऑब्जर्व करो और इमेजिन करो कि ये कहां कैसे होने वाला है। तो चलिए सोल्यूशन शुरू करते हैं। सोल्यूशन के लिए आप देखिए इस सवाल में बहुत ही सही स्टाइल से काम होने वाला है, क्योंकि ये अपसाइड डाउन बनेगा। कैसे बनेगा, आइए शुरुआत करते हैं। कॉस्ट शीट विदाउट मच फॉर्मेटिंग, ठीक है ना, बहुत ज्यादा नहीं, लाइनें नहीं खींचने वाला हूं मैं, पर्टिकुलर्स और इधर में आएगा अमाउंट, दैट्स इट। एक एक करके इस सवाल में जो जो इनपुट्स है ना उसके हिसाब से काम कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले आएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में अपने पास में ओपनिंग है 10,000, हमें परचेज की वैल्यू फिलहाल नहीं मालूम, लेकिन क्लोजिंग मालूम है 20,000, तो यहां रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। रॉ मटेरियल कंज्यूम के बाद में आएगा डायरेक्ट लेबर। नाउ डायरेक्ट लेबर हैज बीन गिवन स्ट्रेट अवे 20,000 रुपए, तो वो यहां ऐड हो जाएगा एंड हमारे पास में आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। इसमें हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। नाउ फैक्ट्री ओवरहेड्स इज 20,000 रुपीज डिवाइडेड बाई 125%, मेरे ख्याल से ये 16,000 ही होता है, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड्स हो गया। आफ्टर फैक्ट्री ओवरहेड्स नेक्स्ट अप इज, इसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट हमें नहीं मालूम, बाद में 16,000 ऐड होगा, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट जितना भी होगा आ जाएगा। इसके बाद में ऐड होगा ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, लेस होगा क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। दोनों इंफॉर्मेशन हमारे पास है जी, एक है 8,000 और एक है 4,000, नेगेटिव में लिखेंगे क्योंकि क्लोजिंग है। अब आएगा फैक्ट्री कॉस्ट। अब आप फैक्ट्री कॉस्ट को वर्क्स कॉस्ट भी बोल सकते हैं, ध्यान रखिए।
इसमें हम ऐड कर देंगे अपना ऑफिस एक्सपेंस, जो कि हम मानेंगे कि रिलेटेड टू प्रोडक्शन है। तो रिलेटेड टू प्रोडक्शन होने से 10,000 यहां ऐड होगा और उसके बाद आ जाएगा अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वो भी अमाउंट हमें नहीं मालूम। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद में हम ऐड करेंगे ओपनिंग एफजी, लेस करेंगे क्लोजिंग एफजी। दोनों की अमाउंट्स हमें मालूम है, एक है 10,000 प्लस में और एक है 5,000 माइनस में। अब आ जाएगा सीओजीएस यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में हम ऐड करेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस, जो कि होगा 15,000, तब जाकर के आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये होगा 1,00,000। अभी हमने कैलकुलेट किया कैसे, 1,25,000 की जो हमारी सेल है उसको हम डिवाइड करेंगे 125% से। कैसे, आई विल शो यू दैट, वर्किंग नोट में दिखा दूंगा। इसमें प्रॉफिट ऐड हो जाएगा जो कि बैलेंसिंग फिगर होगा एंड दैट विल बी 25,000। तब जाकर के हमारे पास सेल्स आ जाएगा 1,25,000। अब एक बार समझिएगा, वर्किंग नोट में पहला काम जो मैं दिखा रहा हूं वो ये है कि जो भी कॉस्ट ऑफ सेल्स होगा उस पे अगर हम 25% ऐड करें तो वो बनना चाहिए था सेल्स। तो ऐसे में हम लिख सकते हैं 125% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू 125,000। तो इस हिसाब से कॉस्ट ऑफ सेल्स विल बी 125,000 डिवाइडेड बाय 125% यानी कि 1,00,000। सो अपना कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा 1,00,000। अब इसके बाद तो कहानी आसान है। ये 1,00,000 है, ये 15,000 है, तो यहां पे 85,000 होना चाहिए। क्योंकि हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो माइनस वाले आइटम प्लस होंगे और प्लस वाले माइनस होंगे। सो 85 प्लस 5 इज 90, 90 माइनस 10 इज 80, 80 माइनस 10 इज 70, 70 प्लस 4 माइनस 8 is 66,000. 66 minus 16 is 50,000. 50,000 minus 20,000 is 30,000. And if raw material consumed is 30, this has to be 40,000. So आपका परचेज का जो इंफॉर्मेशन है वो होगा 40,000 रुपीज, ताकि 10 प्लस 40 माइनस 20 हो सके। आई नो आई हैव डन दिस वेरी वेरी फास्ट, ठीक है। सो ये आपके लिए एक बेंचमार्क है किस तरह आपको इसको करना है, बट इसको करने का स्टाइल क्या समझो। हम सबसे पहले सीओएस तक तो पहुंच ही गए, वो आपको वर्किंग नोट से समझ में आया। अब क्योंकि आप नीचे से ऊपर जा रहे हो ना, तो हर माइनस आइटम को ऐड करना और प्लस आइटम को माइनस करना। सो व्हाट इज 1,00,000 माइनस 15,000? 85,000। 85 प्लस 5 माइनस 10, हाउ मच? 85 प्लस 5 90, 90 माइनस 10 80, 80 माइनस 10 70, 70 प्लस 4 74 माइनस 8 66, 66 minus 16 50, 50,000 minus 20,000 30,000. And because this 30,000 should come after doing this calculation, which is 10,000 plus purchase minus closing stock, so definitely इसमें हम लोग वैल्यू अगर देखें तो परचेज की वैल्यू होनी चाहिए 40,000, so that this get reduced to 30,000 in the name of raw material consumed. तो ये था आपका कॉस्ट शीट का सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें करना था अपनी शीट से। तो ये रही मैथन शीट और रिवीजन शीट जिसमें हम लोगों ने पहला सवाल कर लिया जून 2018 का 8 मार्क्स के लिए जो आया था ना। यही एक इकलौता ऐसा सवाल था जिसमें फिर भी कुछ मेहनत थी। इसके बाद के जो सवाल हैं उनमें मेहनत और भी कम है, उस सेंस में कि यहाँ पे बहुत ज्यादा फॉर्मेटिंग नहीं करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। अच्छा सवाल है, दिसंबर 2018 में 8 मार्क्स के लिए आया था। सवाल में बोला है कि एक जेड लिमिटेड जो है ये 200 टाइपराइटर एक साल में बेचता है 2017 में। आपको 2017 की पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है, याद रखिए टोटल आउटपुट 200 है। अब यहाँ पे आपको 200 के हिसाब से सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, जैसे आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एक 20 है, वेजेस एक 80 है, मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस 75,000 है, इसके अलावा मैनेजमेंट एक्सपेंस 90,000, ये 30,000 होगा जनरल एक्सपेंस, 15,000 रेंट एंड रेट्स, 45,000 सेलिंग एक्सपेंस। तो ये सारे आपको खर्चे रिपोर्ट किए हुए हैं। अब बोलते हैं साल 2018 के लिए बेसिकली हमसे कॉस्ट शीट बनवाएंगे ये, और कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। पहली इंफॉर्मेशन ये दे रहे हैं कि आपकी आउटपुट और सेल 200 टाइपराइटर की जगह हो जाएगी 300 टाइपराइटर। अब इसका मतलब क्या होता है?
इसका मतलब ये है कि जितने भी वेरिएबल आइटम्स है ना, जितने भी वेरिएबल आइटम्स, वो सभी आपको 1.5 गुना करने पड़ेंगे। क्यों 1.5 गुना? क्योंकि जितना भी इंफॉर्मेशन है वो 2017 की इंफॉर्मेशन है, और उस समय आप 200 टाइपराइटर बना रहे थे, पर अब 2018 में आप 300 टाइपराइटर बनाओगे। सो बिकॉज ऑफ दैट आपको यहां पे हर इंफॉर्मेशन को 1.5 टाइम्स करना पड़ेगा। क्लियर? सो जैसे एग्जांपल के तौर पे ये एक 20 है, सो 1,20,000 को हम करेंगे 1.5 टाइम्स, तो ये 1,80,000 हो जाएगा। इस हिसाब से रॉ मटेरियल 1,80,000 हो जाएगा, वेजेस हो जाएगा 2,70,000, मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस इस हिसाब से हो जाएगा 75,000 प्लस 50%, 1,02,500। मैनेजमेंट एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, रेंट और सेलिंग एक्सपेंसेस ये वेरिएबल नहीं लग रहे हैं, ये नॉन रिलेटेड टू बिजनेस या प्रोडक्शन लग रहे हैं, तो एक बार इनको नहीं छेड़ रहे हैं, सिर्फ ऊपर वाली वैल्यूज को छेड़ा है मैंने। सबको 1.5 टाइम्स किया है बेस्ड ऑन दिस फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन ये है कि जो रॉ मटेरियल है वो 25% उसका कॉस्ट राइज होगा इन कंपैरिजन टू द लास्ट ईयर। यानी आपने जो कैलकुलेशन की वो तो सिर्फ 1.5 गुना की ना, इस 1.5 गुना के बाद में इसको 25% और बढ़ाना पड़ेगा ताकि इसका करेक्टेड प्राइस लेवल पे इसका वैल्यू आ जाए। तो 1,80,000 तो आ ही गया था, बस 1,80,000 को और 25% बढ़ा दीजिए, नाउ दिस वैल्यू विल बिकम 2,25,000। ओके, इसके बाद क्या बोला? इसके बाद बोला वेजेस विल आल्सो इंक्रीज बाय 10%। लो जी, तो वेज 10% से इंक्रीज होगा, तो बिना इंक्रीमेंट इन प्राइस वो 1.5 गुना होने के बाद ही 270 होना चाहिए था। सो अब 270 पे 10% ऐड होगा एंड इट विल बिकम 297। सो दिस इज 297,000, जो कि पहले दोनों मिलाकर के देखो कितना था, 3 लाख। अब दोनों में इन्फ्लेशन आया, दोनों मिला के कितना हो गया, 225,000 प्लस 297,000, सब मिला के हो रहा है 5,22,000। यानी सिर्फ रॉ मटेरियल और वेजेस दोनों मिलकर के भी कितने परसेंट से बढ़ गए, 74% से। अब आप बोलेंगे सर इतना तो इन्फ्लेशन था ही नहीं, 74% से कैसे बढ़ गया? तो मेरे भाई वॉल्यूम भी तो बदल गई। पहले वॉल्यूम जो था उससे तो 1.5 गुना तो ऐसे ही हो गया, तो 50% से तो ऐसे ही बढ़ना चाहिए था। लेकिन बाद बाकी जो इंक्रीमेंट आपको नजर आ रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ नॉट जस्ट वॉल्यूम बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन एज वेल। तो हमने यहां पे इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए मटीरियल वेजेस दोनों की वैल्यू को रिफाइन किया है। इसके अलावा तीसरे पॉइंट में ये बोला है मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस विल इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन टू द कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेज। इंपॉर्टेंट, हमने जो मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस को अपने मन से 50% से बढ़ाया था, अब उसे काम नहीं चलेगा। ज्ञान ये दिया गया है, रिक्वायरमेंट ये रखी गई है कि मटेरियल और वेज को जरा एक बार देखिए, जितने परसेंट से कंबाइंड में मटेरियल और वेज बढ़ा होगा अपने एग्जिस्टिंग लेवल से, उतने ही परसेंटेज से आपको मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी बढ़ाना है। अब इसीलिए आप यहां देख सकते हैं कि मैंने 74% कैलकुलेट करवाया था। यहां पे 74% जो इंक्रीमेंट आया ये मटेरियल और वेज मिला करके 522 आया था, जिसको हमने कंपेयर किया इन दोनों की 2017 की इंफॉर्मेशन से। तो यहां पे वैल्यू इंक्रीमेंट आया 74% से। क्योंकि वैल्यू इंक्रीमेंट 74% से हो रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस को भी 74% से बढ़ाएंगे। तो 50% से जो हमने ऐसे ही बढ़ा दिया था, नियम बोला है यहां पे एकदम प्रॉपर एक स्टेटमेंट दिया है कि 74% से बढ़ाना है, तो 74 से ही बढ़ाएंगे एंड दिस विल बिकम 130,500। परफेक्ट। नेक्स्ट अपने वो बोला है सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट विल रिमेन अनचेंज्ड। नाउ दिस इज अ ट्रिक, इसमें कई बच्चे फंसने वाले। बच्चे सोचेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस नीड टू बी अनचेंज्ड, यानी फिक्स है। गलत, ये वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि पर यूनिट में इट विल रिमेन अनचेंज्ड। व्हेन अ कॉस्ट इज कांस्टेंट ऑन पर यूनिट बेसिस इट बिकम्स वेरिएबल कॉस्ट, एंड इसीलिए ये वेरिएबल कॉस्ट है, इसको भी बदलना पड़ेगा, 1.5 गुना करना पड़ेगा बेसिकली। तो पहले आप 200 टाइपराइटर जब बेचते थे तो आपका खर्चा होता था 45,000 का, 300 पे ये 1.5 गुना हो जाएगा एंड दिस विल बिकम 67,500। अब कई बच्चे बोलेंगे सर इसको क्यों 74% से नहीं बढ़ाया? अरे वो 74% से नहीं बढ़ाया क्योंकि वो नियम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस के लिए लग रहा था। अगर कहीं नियम नहीं लगेगा, वेरिएबल होगा, तो चुपचाप 50% से ही बढ़ाएंगे। इनफैक्ट हम पहले मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस को भी बढ़ा रहे थे 50% से ही, लेकिन बाद में चलो एक नया स्टेटमेंट पढ़ लिए, बट अदरवाइज उसको भी 50% से ही बढ़ाते, जैसे इसको बढ़ाए हैं 50% से। सो दिस हैज बिकम 67,500।
अदर एक्सपेंसेस विल रिमेन अनअफेक्टेड। इसका मतलब आपको सबको उसी वैल्यू पे लेना है जिस वैल्यू पे वो था। जैसे कि ये 90,000 पे है, ये 30,000 पे है, ये 15,000 पे है। टोटल कॉस्ट जरा कर लेते हैं। हमारा टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है in order to manufacture 300 typewriters? So this is going to be 5,22,000 for material and waste taken together, 1,305,000 for over manufacturing charges, plus 90,000, plus 30,000, plus 15,000, plus 67,500. So this is coming to be 8,55,000. ये आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया है। 8,55,000 इज योर कॉस्ट ऑफ सेल्स। मैं चाहता तो इसको पूरा प्रेजेंटेशन के साथ अच्छे से बना करके दिखाता, बट आई चोज कि चलो नंबर्स का टोटल करके सीधा सीओएस पे पहुंच जाते हैं। आपने वो बोला है कि एक कॉस्ट शीट बनाओ, शो करो सब कुछ खर्चे 2018 के हिसाब से, एंड इसको इस तरह से इसका प्राइस सेट करो, यानी सेलिंग प्राइस सेट करो कि अपना प्रॉफिट 10% ऑन सेलिंग प्राइस आए। सो दिस इज 10% ऑन सेल्स। तो बेसिकली आपका जो 8,55,000 का सीओएस आया, इसको हम डिवाइड कर देंगे 90% से इन ऑर्डर टू गेट अवर सेल्स अमाउंट। सो सेल्स अमाउंट विल बी 9,50,000। तो 9,50,000 में आपको अपने 300 टाइपराइटर्स को बेचना चाहिए। तो हर टाइपराइटर कितने में बिकेगा? 9.5 लाख डिवाइडेड बाई 300, दैट विल बी 316,6.67। कैसे क्या हुआ फिर से वापस समझिए। यहां पे खर्चे जो थे, हमने सबसे पहले मटेरियल के लिए 50% से बढ़ाए, वो 180 हुए, लेकिन फिर बोला गया 25% का उस पर इन्फ्लेशन भी है, जोड़ करके लिखा। वैसे ही वेजेस को 50% से बढ़ाया, लेकिन फिर बोला उस पर तो वेज का 10% का इंक्रीमेंट भी है, उसको भी जोड़ के लिखा। दोनों को मिला करके चेक किया तो 74% का इंक्रीमेंट आया। ये 74% के इंक्रीमेंट को हमने मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस पे भी लगाया, वैल्यू आ गई। बात बाकी ज्यादातर आइटम तो अनचेंज थे एक्सेप्ट फॉर सेलिंग एक्सपेंसेस, जिसमें लिखा तो ऐसे था कि लोग सोचे फिक्स है, जबकि वो वेरिएबल था। 50% से इसको बढ़ाया हमने। हमारा कॉस्ट ऑफ सेल आया सारे खर्चों का टोटल करने के बाद 8,55,000। बिकॉज द प्रॉफिट वाज रिपोर्टेड ऑन सेल्स, तो पिज्जा थ्योरी के हिसाब से 8,55,000 को डिवाइड किया 90% से, एंड वी गॉट अवर सेल वैल्यू ऑफ 9,50,000 रुपीज। ये 9,50,000 में हमने 300 टाइपराइटर बेच डाले, तो ऐसे में एक एक टाइपराइटर का जो सेलिंग प्राइस आया वो आया 3,166.67। ये था आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2। एंड फाइनली वी आर लेफ्ट विद क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज वेरी वेरी बेसिक एंड आई थिंक बहुत आसानी से हो जाएगा। डिस्कस करते हैं। सवाल में सेल्स दिया है, यानी लास्ट आइटम दे दिया। परचेज दिया है, गुड। डायरेक्ट मटेरियल दिया है, गुड। इन्वेंट्री एट द बिगनिंग दिया है फिनिश्ड का और डब्ल्यूआईपी का, तो शायद रॉ मटेरियल नहीं होगा सवाल में। अच्छा रॉ मटेरियल आ गया, रॉ मटेरियल का भी ओपनिंग और क्लोजिंग दिया है, ठीक है। फिनिश्ड और डब्ल्यूआईपी का ओपनिंग है, ये ओपनिंग है, याद रखिए फिनिश्ड और डब्ल्यूआईपी का। पर मटेरियल का ये ओपनिंग और क्लोजिंग है, और ये दोनों का क्लोजिंग है। चलो ठीक है, थोड़ा सा अलग स्टाइल से दिया है, हो जाएगा। आपने वो बोला है फैक्ट्री ओवरहेड इज 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, तो क्या डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है हमारे पास? हाँ है ना। डायरेक्ट लेबर 13 लाख है, तो 13 लाख का 60% हो जाएगा 7,80,000। 7,80,000। सेल्स जो है, सेल्स कितनी है? सेल्स है अपनी 55 लाख, तो 55 लाख का 5%, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हो जाएगा 55 लाख इंटू 5%, 275,000, और ये 55 लाख का 10% हो जाएगा 5.5 लाख। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को रिलेटेड टू प्रोडक्शन मान लेंगे, ठीक है। तो अब यहां क्या क्या होने वाला है समझिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड से। रॉ मटेरियल कंज्यूम के लिए 22 लाख लीजिए, उसमें ऐड कीजिए 60,000, माइनस कीजिए 80,000। सो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड विल बी 21,80,000। कैसे? 22 लाख में ऐड किया 60,000, माइनस किया 80,000। इसमें वेजेस जोड़ा 13 लाख रुपए का, वेजेस एडेड 13 लाख रुपए का, तो यह आया 34,80,000। दिस हैपेंस टू बी दी प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद में हम फैक्ट्री ओवरहेड्स जोड़ेंगे विच इज 7,80,000। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा 42,60,000, 42,60,000, माय बैड।
इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग WIP लेस करेंगे क्लोजिंग WIP. सो ओपनिंग WIP इज 80,000, क्लोजिंग इज 1,20,000. तो ये हो जाएगा 42,40,000, सॉरी 20,000 अपना फैक्ट्री कॉस्ट, 42,20,000. इसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जिसकी वैल्यू आई 2,75,000 ऐसा कुछ 275. जब हम ऐड करेंगे तो हमारा COP आ जाएगा 4495. 4495. इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग FG लेस करेंगे क्लोजिंग FG. सो वी विल ऐड 1,40,000 and we will deduct 1,60,000. So this will become 4475. 4475. यह आ गया COGS. इसमें हम ऐड कर देंगे 5,50,000 का सेलिंग एक्सपेंस. तो हमारा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स. यह आएगा 50,25,000 कॉस्ट ऑफ सेल्स. प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर होगा और सेल्स हमारे पास पहले से है 55 लाख. So sales is 55 lakhs, differential 4,75,000 will be the profit. So differential 4,75,000 as you can see here will be the profit. बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था, हमने सारे काम यहीं पे कर लिए, कॉस्ट शीट बना ही ली ऑलमोस्ट. रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के लिए हमने लिया परचेज प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग. 21,80,000 का रॉ मटेरियल आया. वेजेस 13 लाख दिया हुआ था, ऐड कर दिया. प्राइम कॉस्ट आया 3480. फैक्ट्री ओवरहेड हमने कैलकुलेट किया था 680, जोड़ लिया. ग्रॉस आया, उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग WIP का ट्रीटमेंट किया. फैक्ट्री कॉस्ट आया, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इसलिए जोड़े क्योंकि वो रिलेटेड टू प्रोडक्शन हमने माने. उसके बाद में आया COP के बाद में ओपनिंग फिनिश गुड लेस क्लोजिंग फिनिश गुड करके हमने COGS निकाला. COGS आने के बाद में कॉस्ट ऑफ सेल्स ऐड करके सॉरी सेलिंग एक्सपेंसेस ऐड करके कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाला. एंड प्रॉफिट को हमने प्लग इन कर दिया एज अ बैलेंसिंग फिगर क्योंकि सेल हमें पहले से पता थी. तो इसी के साथ में ये कॉस्ट शीट हो जाती है कंप्लीट. एंड इतना ही नहीं, ये पूरा चैप्टर का भी रिवीजन हो जाता है ओवर. तो कॉस्ट शीट मेरे ख्याल से एक छोटा सा चैप्टर हमने फटाफट रिवाइज भी कर लिया. अब आगे चलते हैं फॉर द नेक्स्ट चैप्टर. तो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलिए बढ़ते हैं.